हेलो फ्रेंड्स। हमारा एम्प्लॉई शेयर बेस्ड बेनिफिट टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमने लास्ट क्लास में वेरियस टाइप्स ऑफ स्कीम समझी थी। फर्स्ट क्लास में हमने जनरल पर्पस समझा था, बेनिफिट समझा था कि कंपनियां क्यों देती हैं। सेकंड क्लास में फिर हमने ये समझा कि वेरियस टाइप्स ऑफ स्कीम्स क्या हैं और किस तरह के रूट हैं। तो देखो, हमने जो अगर रिकैप करूं कि हमने ये समझा कि कंपनी ये शेयर्स ऑफर करती है टू एम्प्लॉय। ये ऑफर करती है या बेनिफिट देती है। मॉनेटरी हमने पढ़ा था, नॉन कंपनसेटरी कंपनसेटरी दो कैटेगरीज थी। अब इन एम्प्लॉयज़ तक पहुंचने के लिए कंपनी या तो ये डायरेक्ट बेनिफिट देती है, मतलब खुद ही मैनेज करती है, और दूसरा एक हमने समझा था कि इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली होता है तो बीच में कौन आ जाता है? ट्रस्ट। इसको हम इनडायरेक्टली भी बोलते हैं और ये एम्प्लॉयज़ को ऑफर करते हैं, तो बीच में एक एजेंसी आ जाती है जो ट्रस्टी बोले जाते हैं। फिर हमने वेरियस स्कीम्स समझी थी। स्कीम्स में सबसे पहले ईसॉप था, जिसमें हमने समझा था कि कंपनी ईसॉप में शेयर ऑफर करती है एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉय इसके लिए सब्सक्रिप्शन करता है जब वेस्टिंग पीरियड ओवर हो जाता है, और कंपनी इसके बदले अलॉटमेंट दे देती है। एम्प्लॉय पैसे देते हैं और उनको शेयर्स मिल जाते हैं। उसके बाद एम्प्लॉय को अगर ये शेयर्स सेल करने हो तो वो स्टॉक मार्केट में करता है। ये पहला टाइप हमने समझा था। दूसरा हमारा था नंबर 2, ईसॉप। ओ ESPS, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, ये सेकंड कैटेगरी आई थी। इसमें भी शेयर्स ही मिल रहे हैं, एम्प्लॉय को ही मिल रहे हैं। सेम एम्प्लॉय यहाँ पर इसको सब्सक्राइब कर रहा है, कंपनी यहाँ पर अलॉटमेंट कर रही है, मतलब पेड अप कैपिटल बढ़ रही है, और एम्प्लॉय को जब ये सेल करने होंगे तो वो वापस कंपनी को ही बेचेगा, और कंपनी इसको वापस एम्प्लॉय से खरीद के मार्केट में बेच देती है या उसको ख़त्म करती है। बट ये रिडक्शन ऑफ कैपिटल और बाय बैक से इसको मिक्स मत कर देना बिल्कुल भी। क्लियर है जी? यहाँ तक हमें दो टर्म्स अब समझ आई इस रिकैप में। अब तीसरी लेते हैं। कंपनी यहाँ पर शेयर्स दे रही है, बट शेयर्स के साथ वो अटैच क्या कर रही है? एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब है मॉनेटरी, मतलब प्रॉफिट, या आप इसको कह सकते हो डिफरेंस इन ऑफर प्राइस माइनस मार्केट प्राइस, या जो टर्म्स डिसाइड होंगी उसके हिसाब से एप्रिसिएशन मिलेगा, जिसको हम क्या बोल देते थे? स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, SAR। यहां पर एम्प्लॉय को सब्सक्राइब नहीं करना, यहां पर एक्सरसाइज करना है ऑप्शन, पैसे नहीं देने, कंपनी इसके बदले इसको प्रॉफिट दे देती है, या हम जिसको एप्रिसिएशन बोल रहे हैं।
और वो मॉनेटरी टर्म में होता है। यहाँ पर शेयर्स एक्सचेंज नहीं होते, अलॉटमेंट नहीं मिलती। पहले दो केसेस में शेयर होल्डर को अलॉटमेंट मिलती है, प्रॉपर उसको पूरा राइट रहता है। और ये सारा काम कंपनी डायरेक्ट भी कर सकती है और थ्रू ट्रस्टी भी कर सकती है। फोर्थ पॉइंट पर आए हम। मैं दोबारा से रिपीट इसलिए कर दे रहा हूँ कि कहीं कुछ अगर दूसरे स्टाइल से समझ आ जाए, अगर आपको लास्ट क्लास में कहीं कोई कंफ्यूजन रहा हो। जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम, कंपनी, यहाँ पर शेयर से वो प्रॉफिट आएगा, शेयर्स की डीलिंग होगी, ट्रेडिंग होगी, बाइंग सेलिंग करेगा ट्रस्टी। उस प्रॉफिट से वो सोशल वेलफेयर के लिए खर्चेगा, हेल्थ के लिए खर्चेगा और बहुत सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पर भी एम्प्लॉय को कोई शेयर्स नहीं मिल रहे, एम्प्लॉय को ये बेनिफिट मिल रहे हैं, कोई शेयर्स नहीं मिल रहे। और यहाँ पर भी शेयर्स नहीं मिल रहे। आई थिंक और बेटर हुआ होगा। फिफ्थ लास्ट, रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम। कंपनी यहाँ पर सेम शेयर से जो प्रॉफिट आएगा, ट्रेडिंग का मतलब यहाँ पर रोज रोज बैंक सेलिंग नहीं हो रही, कंपनी इशू कर देती है, जब शेयर प्राइस बढ़ गया तो बेच दिए जाएंगे, तो जो प्रॉफिट आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा एम्प्लॉय को। तो ये जो प्रॉफिट है ये भी एम्प्लॉय का ही है, उसको मिलेगा कब? ऑन रिटायरमेंट, शेयर्स नहीं मिलेंगे। ये चीज़ें क्लियर। अब हमने ये एक बार रिकैप में हमने और बेटर कर लिया कि ये 5 स्कीम क्या हैं। अब एक बार बुक में आते हैं। ये देखो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम, ये मैंने आपको होमवर्क बोला था कि एक बार आप पढ़ के बैठना। देखो कंपनी ये स्कीम आइदर डायरेक्टली या वो दूसरा ट्रस्ट, दो चीज़ों से यहाँ पर यूज़ कर रही है, रूट यूज़ कर रही है किस तरह से एम्प्लॉयज़ के साथ डील करना है। प्रोवाइडेड दैट इफ स्कीम इज़ टू बी इम्प्लीमेंट थ्रू ट्रस्ट, तो ये पहले से ही डिसाइड हो जाएगा। अपफ्रंट का मतलब इशू करने से पहले हो जाएगा, और जब शेयर होल्डर का स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, सेक्शन 62 कहता है कंपनी जब भी राइट इशू, प्रेफरेंशियल इशू या ईसॉप इशू करेगी तो स्पेशल रेजोल्यूशन आएगा, तो उससे पहले ट्रस्टी की भी अप्रूवल वहाँ पर हो जाएगी। मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, उसकी कंडीशंस अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर से होगी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट सेकेंडरी एक्विजिशन, सेकेंडरी एक्विजिशन ESPS में आएगा जब शेयर्स वापस खरीदे जाएंगे, या गिफ्ट, या दोनों तरह से मतलब बेनिफिट दिया जा रहा है उनको, तो शैल बी मैंडेटरी फॉर कंपनी टू इम्प्लीमेंट सच स्कीम थ्रू अ ट्रस्ट। तो अगर सेकेंडरी एक्विजिशन है, वापस शेयर लेने हैं, तो उस केस में ट्रस्ट अपॉइंट होना जरूरी है, फिर कंपनी इस केस में डायरेक्टली नहीं करेगी। कंपनी एक ही टाइम पर 2, 3, 4, 5 पांचों स्कीम में कुछ भी मिक्स करके दे सकती है। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड मेंटेन करेगी। ट्रस्ट डीड बनेगी। जो पर्सन ट्रस्टी अपॉइंट होगा ऑब्वियसली वो कंपनी से रिलेटेड पर्सन नहीं होना चाहिए, डायरेक्टर, KMP, प्रमोटर से रिलेटेड या वो खुद नहीं होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अभी मैं स्लाइड दिखाऊंगा, बनाई हुई है मैंने, वहाँ पर आप नोटिंग कर लेना। और पिछली रेगुलेशन और इस रेगुलेशन में कोई चेंज नहीं है, मोटा मोटा सिर्फ एक ईयर चेंज किया गया है। ईसॉप वाली रेगुलेशन में तो कुछ भी ना के बराबर चेंज है, समझ लो। देखो ट्रस्टी कौन होगा, इनको छोड़कर डायरेक्टर नहीं हो सकते कंपनी के, KMP नहीं बन सकते, प्रमोटर नहीं बन सकते, ग्रुप कंपनी नहीं हो सकती, कंपनी की होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट नहीं हो सकती, कोई रिलेटिव नहीं हो सकता डायरेक्टर KMP का और
प्रमोटर का। तो ये आपको लर्न करना है, स्लाइड में भी नोट आ जाएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ट्रस्टी क्या है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है, अगर ट्रस्टी इनमें से कुछ नहीं है बट वो ऑलरेडी कंपनी का शेयर होल्डर है, उसने 10% या उससे ज़्यादा कंपनी की पेड अप कैपिटल या वोटिंग राइट लिया हुआ है, तो वो नहीं होगा। और अगर कोई 1 पर्सन कंपनी एज ट्रस्टी अपॉइंट होती है तो आप एक अकेला नहीं करोगे, आपको 2 ट्रस्टी लाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब अगर कोई कंपनी अपॉइंट हो, 1 पर्सन कंपनी अकाउंट हो रही है, तो आपको 2 1 पर्सन कंपनी या एक और एंटिटी लेनी पड़ेगी। और अगर आप प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनी ले रहे हो, मतलब हम बात कर रहे हैं कि ट्रस्टी किस फॉर्म में होंगे। ट्रस्टी कंपनी की फॉर्म में हो सकते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट, तो अगर वो ओपीसी हैं तो आपको +1 और लाना पड़ेगा कोई और अगर कोई प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी है तो फिर जैसे टाटा सन्स वगैरह हैं, ये कंपनियां हैं, तो यहाँ पर रिलायंस फाउंडेशन एनपीओ हैं, एनपीओ कंपनियाँ हो जाती हैं ना, ये भी ट्रस्टी का काम करती हैं। तो ट्रस्टी अगर कॉर्पोरेट फॉर्म में है, तो अगर ओपीसी की फॉर्म में है तो एक से ज़्यादा आपको 2 अपॉइंट करने पड़ेंगे, और अगर प्राइवेट पब्लिक है तो फिर एक भी चल जाएगा। ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट जो भी होगा वो पूरी इन रेगुलेशंस के अंदर काम करेगा, और जो उस ट्रस्ट के पास शेयर्स हैं बट उसके पास वोटिंग राइट नहीं होगा उन शेयर्स पे, क्योंकि वो एम्प्लॉयज़ के बिहाफ पर होल्ड कर रहा है। शेयर होल्डर से अप्रूवल लेगा वो इस स्कीम को चलाने के लिए। डेरिवेटिव कंपनी के फ्यूचर ऑप्शंस में डील नहीं करेगा, ओनली डिलीवरी बेस्ड में काम करेगा। जैसे डेरिवेटिव हमने किए थे फ्यूचर ऑप्शंस वगैरह, तो उनमें ट्रेडिंग नहीं कर सकता ट्रस्टी। उसके बाद सब्जेक्ट टू कंपनी एक्ट, कंपनी ट्रस्ट को फंड्स देगी ताकि वो आगे शेयर्स को रीपरचेज जब करेगा तो वो कैसे करेगा, शेयर होल्डर को पैसे वापस देने हैं तो पहले कंपनी को पैसा देना पड़ेगा ना, तो वो कंपनी लेंड करेगी, वो आगे शेयर होल्डर से शेयर खरीदेगा, वो वापस कंपनी को शेयर करेगा और शेयर मार्केट में सेल करेगा और कंपनी को पैसा लौटा देगा। तो सेकेंडरी एक्विजिशन का मतलब है, देखो कैसे, सपोज ESPS है, कंपनी ने ट्रस्टी अपॉइंट किया, ट्रस्टी और इनके बीच में एम्प्लॉय आ गया। कंपनी ने यहाँ पर शेयर्स दिए, ट्रस्टी ने ये शेयर्स इनको दे दिए, कंपनी ने यहाँ से शेयर्स इनको दिए और वो शेयर आगे चले गए। एम्प्लॉय इसके बदले पैसे दे देगा, ये तो है एट टाइम ऑफ इशू, ये टाइम ऑफ इशू पर है, तो पैसे दे देगा। अब जब ये पैसे ट्रस्टी के पास आएंगे, ये ट्रस्टी आगे पैसे दे देगा, कंपनी इसको कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देगी, कंपनी की पेड अप कैपिटल बढ़ गई। अब जब टाइम आएगा वापस लेने का, एट टाइम ऑफ रीपरचेज, अब क्या किया जाए, तो टाइम ऑफ रीपरचेज पर ट्रस्टी, कंपनी, एम्प्लॉय, अब एम्प्लॉय यहां पर वापस शेयर्स देगा, तो ट्रस्टी को इसको पैसा देना है, तो कहां से लाएगा ट्रस्टी, कंपनी इस पैसे को यहां पर लेंड करेगी, इसको पहले पैसे देगी, वो आगे एम्प्लॉय को दे देगा, उसके बाद ट्रस्टी शेयर्स को सेल करेगा इन स्टॉक मार्केट में, चाहे सेम डे करेगा या जैसे भी होगा, और इससे जो पैसा आएगा वो
लोन लेंट मनी को वापस करेगा, ये पैसा वापस चला जाएगा। ये यहाँ पर बात कहना चाह रहा था। मतलब शेयर होल्डर ने शेयर दिए, सबसे पहले यहाँ पर लोन आया, शेयर होल्डर ने शेयर दिए, पैसा आया, फोर्थ और फिफ्थ ये स्टेप चलेगा। कंपनी पहले लैंड करेगी, फिर वो ऑफर देगा कि हाँ भाई मुझे शेयर देने हैं तो आप दे दो, तो ये वापस शेयर लेगा। ये सिस्टम है सेकेंडरी एक्विजिशन जो वर्ड आ रहा है। तो मैंने आपको यहाँ इसलिए समझाया कि कोई कंफ्यूजन ना आए कि सेकेंडरी एक्विजिशन का मतलब क्या है। तो बड़ा इजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, इसको रिकनेक्ट कर लोगे अब आप। नेक्स्ट, फॉर द पर्पज ऑफ डिस्क्लोजर टू रिकॉग्नाइज शेयर होल्डिंग ऑफ ट्रस्टी शैल बी एज ए नॉन प्रमोटर नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग। अब ध्यान से देखना, नॉन प्रमोटर नॉन पब्लिक, जो ट्रस्ट वाले शेयर होंगे ना वो पब्लिक होल्डिंग में जाएंगे ना प्रमोटर की होल्डिंग में जाएंगे। तो जो आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं हम क्लास में, जो सारा दिया होता है हर कंपनी का, प्रमोटर की शेयर होल्डिंग और पब्लिक की शेयर होल्डिंग, तो उसमें से इस शेयर होल्डिंग को काउंट नहीं किया जाता, प्रमोटर के पास जो, ट्रस्टी के पास जो शेयर पड़े हुए हैं। सेकेंडरी एक्विजिशन 2% से ज़्यादा नहीं होगा। अगर मतलब कंपनी ESPS ला रही है तो कंपनी 2% ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल एट द एंड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, मतलब पिछले साल जो कंपनी की पेड अप थी उससे अगले साल में 2% तक का वापस शेयर खरीदे जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खरीदे जाएंगे। और टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी एक्विजिशन 5% से ऊपर नहीं रहेगा। ये थोड़ी स्लाइड ऐसे हो गई है, मैं अभी आपको नोट करवा रहा हूँ, आप वहाँ से नोट करना। यहाँ पर आ जाओ, आप जो अभी तक हमने पढ़ा है नोट्स बन जाएंगे, इजी हो जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम, यही कर रहे थे हम। तो कंपनी में इम्प्लीमेंट स्कीम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम या प्रोसीजर, तो आपको ये सारा लिखना है। अगर क्वेश्चन आता है तो रेगुलेशन 3 कहता है कि कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कर सकती है, इररिवोकेबल ट्रस्ट होगा। स्कीम में अगर सेकेंडरी एक्विजिशन है, गिफ्ट है, तो वो सिर्फ ट्रस्ट के थ्रू ही होगा, फिर कंपनी डायरेक्टली नहीं कर सकती। कंपनी सेवरल स्कीम्स थ्रू सिंगल ट्रस्ट ला सकती है। ट्रस्टी कौन नहीं हो सकता, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है शॉर्ट की, रिलेटिव ऑफ ट्रस्टी हु होल्ड 10% और मोर ऑफ द पेड अप कैपिटल। इसमें मैं एक दो चीज़ें और ऐड कर देता हूँ बस। यहाँ पर ग्रुप कंपनी भी ऐड कर लेना, और 10% ऑफ पेड अप कैपिटल या टोटल वोटिंग पावर, इसको आप ऐड कर लेना साथ में। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ट्रस्टी। कंपनी एक ट्रस्टी से ज़्यादा भी कर सकती है, बट अगर ट्रस्टी OPC है, इंडिविजुअल है, तो वो एटलीस्ट 2 ट्रस्टी होंगे। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये इंपॉर्टेंट है। ट्रस्टी पर अलग से क्वेश्चन आ गया तो आप ये लिखोगे, वोटिंग राइट नहीं होगा, डेरिवेटिव्स में डीलिंग नहीं करेगा, अप्रूवल शेयर होल्डर से लेगा जो भी जरूरी है, यूज फंड टू लेंड बाय कंपनी फॉर सब्सक्रिप्शन और सेकेंडरी होल्डिंग ऑफ ट्रस्ट शेल बी शोन इन द नॉन प्रमोटर नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग। तो मैंने यहाँ पर की पॉइंट्स लिख दिए हैं, ये आप नोट डाउन कर लोगे। दूसरा, जो हमने रूल 19(2) पढ़ा था कि जब शेयर कंपनी पब्लिक इशू लाती है तो उसको प्रमोटर को मैक्सिमम 75% रखने होते हैं, पब्लिक को 25% की शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, और उसमें भी स्लैब्स 300 करोड़ 4000 करोड़, और वो नई आपने देख भी ली होंगी 1 लाख करोड़ तक पहुंच गई हैं। तो जब हम वो काउंटिंग करेंगे तो उसमें ट्रस्ट को जो शेयर दिए गए थे एम्प्लॉयज़ बेनिफिट के लिए, वो उस काउंटिंग में नहीं आएंगे। मान लो कंपनी की 2 करोड़ की शेयर हैं, जिनमें से 5 लाख शेयर ट्रस्ट को दे रखे हैं, तो अब प्रमोटर होल्डिंग की जो कैलकुलेशन रूल 19(2) के हिसाब से होगी, उसमें से 2 करोड़ माइनस 5 लाख शेयर हेल्ड बाय ट्रस्ट हो जाएंगे, तो 1 करोड़ 95 पर फिर वो 25% और 75% वाली लिमिट आएंगी, ये वहाँ पर काउंट नहीं होगी।
सेकेंडरी एक्विजिशन जो शेयर करेगा वो एक साल में 2% ऑफ पेड अप कैपिटल नहीं करेगा जो प्रीवियस ईयर में थी। ओवरऑल लिमिट 5% है ईसॉप, ईएसपीएस, एसएआर में। और अगर जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम या रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है जिसको हम गिफ्ट भी बोल रहे हैं, वहाँ पर 2% से ज़्यादा के नहीं हो सकते। इस लिमिट का मतलब समझना कि कंपनी ईसॉप कितने तक इशू कर सकती है। कंपनी लॉ में ऐसा आपने नहीं कुछ भी पढ़ा था। कंपनी लॉ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता कि कंपनी ईसॉप कितने तक करेगी, बट यहाँ पर ईसॉप की कोई लिमिट नहीं रखी गई। आप जितने मर्जी ईसॉप इशू कर लो, कंपनी लॉ में कोई लिमिट नहीं रखी गई, जितने मर्जी ईसॉप इशू कर लो। बट सेबी ने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि अगर ईसॉप, ईएसपीएस और एसएआर हैं तो 5% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल से ज़्यादा इशू ही नहीं हो सकते। और अगर जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम है या रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है तो वो 2% तक हो 2% तक हो सकता है। और अगर कंपनी ने पांचों स्कीम है तो पांचों का मिक्स करके भी 5% तक नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनी 5% ये ले ले, 2% ये ले ले तो 7% कर ले। अगर कंपनी पांचों चीज़ों को इशू कर रही है तो टोटल ओवरऑल लिमिट 5% ही रहेगी। एक साल में सेकेंडरी एक्विजिशन 2% से ज़्यादा नहीं होगी, बाकी की आप नेक्स्ट ईयर में करोगे। तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसको मैंने यहाँ टेबल की फॉर्म में दे दिया है। बुक में ना भी समझ आए तो आप यहाँ से कर लेना। नोट्स मतलब अब मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी की 1 करोड़ की पेड अप कैपिटल है तो कंपनी ईसॉप, ईएसपीएस, एसएआर कितने तक दे सकती है? 5% तक। अगर जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट है तो 2% तक। अगर पांचों कर रही है तो पांचों का टोटल 5% से ज़्यादा नहीं जाएगा। सब्जेक्ट टू ये तो 2% ही रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। और ये 5% ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो बाकी के 3% ये कर सकती है। ये 4 कर ले, ये 1 कर ले, किसी भी तरह से कर सकती है, बट टोटल 5% से ज़्यादा नहीं जाएगी। और सेकेंडरी एक्विजिशन भी 2% से ज़्यादा नहीं होगा। अगर कंपनी कैपिटल एक्सपेंशन कर रही है बाय बोनस, राइट इशू, स्प्लिट, लिमिट शेल इंक्लूड ऑल। तो अगर मान लो कंपनी ने कोई बोनस इशू दिया है जनरल सारे शेयर होल्डर को तो कंपनी की पेडअप बढ़ जाएगी। तो पिछले साल अगर दिया था तो वो पेडअप बढ़कर जो कैपिटल होगी उसको मिलाकर ही 5% निकाला जाएगा। और इसमें ये अभी मैं पढ़वाऊंगा आप में। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाह रहा हूँ। हाँ चलो वो आ गई है, ठीक है। अगर कंपनी ने एक से ज़्यादा ट्रस्टी अपॉइंट कर रखे हैं, लिमिट शैल बी ऑन कंपनी लेवल नॉट ऑन इंडिविजुअल लेवल ऑफ ट्रस्टी। तो मतलब कंपनी की टोटल, यानी कि एक ट्रस्टी को 5 दे दिए, दूसरे को 5 दे दिए, ऐसा नहीं होगा। 2 ट्रस्टी हैं तो आप एक को 2 दे दो, दूसरे को 3 दे दो, 2.5 कर लो, 4 1 कर लो, बट टोटल 5% लिमिट ही हमेशा रहेगी। आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अब एक ऐसा भी हो सकता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल 2020 में एक एबीसी लिमिटेड है, उसकी पेड अप इक्विटी है 1 करोड़ शेयर। तो 2021 में, फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो इसका कितना दे सकती है? 5% तक टोटल कर सकती है। इस 5% में वो 5% ईसॉप, ईएसपीएस या एसएआर कर ले, या वो कंपनी 2% जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम और रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम प्लस 3% ये तीनों कर ले, ईसॉप, ईएसपीएस, एसएआर, कुछ भी कर सकती है। अब मान लो कंपनी 2022 में बोनस दे देती है 1:1, तो कंपनी की कैपिटल अब क्या हो गई पेड अप? 2 करोड़। तो 2 करोड़ का 5% क्या हो जाएगा? अब 10 लाख। यहाँ पर क्या था? 5 लाख शेयर। तो अब ये 10 लाख शेयर कंपनी अगले साल और ईसॉप भी बढ़ा सकती है। बट अगर कंपनी ने एक बार ये 5% कर लिया तो अगर उसकी पेड अप बाद में बढ़ जाती है तो फिर वो 5% और बढ़ा सकती है ईसॉप देना चाहे तो।
ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनल में भी ये टॉपिक आपने पढ़ना है, तो वहाँ पर ज़्यादा डीप स्टडीज़ आती हैं। यहाँ पर तो आपको बेसिक चीज़ ही रखी जाती है, किसको मिलते हैं किसको नहीं मिलते, तो ज़्यादा हमें उसमें कुछ नहीं करना। ये मैंने एक्सप्लेनेशंस वगैरह सब कर दी हैं, आपको ज़्यादा यहाँ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी का आप यहाँ सारा रीड पर रखोगे, नहीं भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। अगला आता है, इसमें मैं बस जो मैंने यहाँ लिख दी हैं आप ये ज़रूर कर लेना। ये मैं पढ़वा देता हूँ। लिमिट शैल नॉट अप्लाई इन केस न्यू सब्सक्रिप्शन और गिफ्ट ऑफ शेयर टू प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप। तो मतलब लिमिट शैल नॉट अप्लाई का मतलब यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं ये, कि ये 5% वाली लिमिट अगर कंपनी कोई नए शेयर इशू करती है प्रमोटर को या प्रमोटर ग्रुप को, या प्रमोटर एक दूसरे प्रमोटर को अपने शेयर गिफ्ट कर देता है, तो उससे कैपिटल तो बढ़ेगी नहीं, या प्रमोटर कैपिटल बढ़ा रहा है तो भी ये लिमिट आप बढ़ा नहीं सकते। ये जो बोनस है ये मतलब कैपिटल जेन्युइनली बढ़नी चाहिए। मान लो आज 1 करोड़ की ये कैपिटल है कंपनी की, एक एग्जांपल प्रॉपर ही लेना पड़ेगा, रुको। देखो यहाँ सपोज ये ABC लिमिटेड है, इसके 2021 फाइनेंशियल ईयर में पेड अप इक्विटी है 1 करोड़ शेयर्स। तो ये 2022 में ESOP, ESPS या SAR 5% तक दे सकती है, मींस 5 लाख शेयर्स दे सकती है। या अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट देना चाहती है, RBS, जनरल एम्प्लॉय ई आएगा यहाँ पर, जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट्स देना चाहती है या RBS देना चाहती है तो ये 2% तक रहेगा। या कंपनी तीनों दे दे, ESOP, ESPS, SAR, जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट, RBS, ये दोनों 5% तक दे सकती है। मतलब 5 लाख शेयर्स तक का बेनिफिट दे सकती है, यहाँ पर 2 लाख शेयर्स तक का बेनिफिट दे सकती है। बट ये 2% से ज़्यादा नहीं जाएंगे टोटल लिमिट में। अब मान लो 2020, मान लो ये कंपनी ने 5 लाख शेयर इशू कर रखे हैं। अब 2022 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी की पेड अप ये 2 करोड़ हो गई। अब ये 2 करोड़ कैसे हुई, 1 करोड़ प्लस 1 करोड़ में कंपनी ने बोनस इशू दिया, तो अब टोटल क्या हो गई 2 करोड़। तो ये लिमिट अब क्या हो जाएगी 5%, 10 लाख शेयर। तो कंपनी अब नए ESOP और इशू कर सकती है इस सिनेरियो में। बट अगर यहाँ पर 1 करोड़ प्लस 1 करोड़ हुआ था, ये प्रमोटर ने कोई शेयर दिए थे, प्रमोटर से सब्सक्रिप्शन आया या पैसा आया, तो ये 2 करोड़ काउंट नहीं होगा, ये 1 करोड़ ही चलेगा। फिर प्रमोटर अपना पैसा बढ़ाकर ESOP नहीं बढ़ाएगा। तो ये भी यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कहाँ पर दिया होगा। तो आप एग्जाम्पल से अब ये समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था। उसके बाद एक चीज है, इन केस ऑप्शन शेयर SAR ग्रांटेड एक्सीड्स द नंबर ऑफ शेयर
अगर लिमिट से गलती से इशू हो जाते हैं ज़्यादा तो क्या होगा, तो सेकेंडरी एक्विजिशन कर लेगा, वो वापस उनसे खरीदना शुरू कर लेगा। मतलब अगर मान लो 5% की लिमिट क्रॉस हो जाती है तो कोई फांसी नहीं लगने जा रही, तो कंपनी उसको नए फंड दे देगी, वो नए लेवल पर उसको मैनेज करेगा। फिर तो ऐसा भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि एक कंपनी ने गलती से एक लिमिट से ज़्यादा इशू कर दिए। ये मेरे से यहाँ डिलीट हो गया, आप बैक करके पॉज करके कर लेना, आपके पास रिकॉर्डिंग में है ये। अगर कंपनी गलती से लिमिट एक्सीड कर देती है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सेकेंडरी एक्विजिशन करके वो शेयर वापस लिए जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। अनएप्रोप्रिएटेड इन्वेंट्री, अनएप्रोप्रिएटेड इन्वेंट्री होती है कि जो शेयर्स इशू करने थे वो पूरे इशू नहीं हुए। इन केस शेयर लेफ्ट आफ्टर सेकेंडरी एक्विजिशन अनएक्सरसाइज और ग्रांट्स, तो इसको अनएप्रोप्रिएटेड इन्वेंट्री बोलते हैं कि जो स्टॉक बच गया, जो नहीं जा सके, तो वो सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में हो सकते हैं, लिमिट वही रहेगी। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन तंग करने के लिए इंस्टीट्यूट ने आपको बनाया तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है वो, कि एक ट्रस्टी को दिए गए थे 5% करने थे बट वो पूरे नहीं कर पाया, तो क्या वो शेयर इसी साल वापस करे? नहीं, अगले साल वो उसको आगे फर्दर एम्प्लॉयज को दोबारा ऑफर दे सकता है। होल्डिंग पीरियड ऑफ ट्रस्ट शेयर ऑफ सेकेंडरी एक्विजिशन, अब जो सेकेंडरी एक्विजिशन में ट्रस्ट शेयर लेगा, मान लो जैसे ट्रस्ट ने ESPS में शेयर वापस ले लिए, तो क्या वो इमीडिएटली कंपनी को वापस देगा? ऐसा जरूरी नहीं है, 6 महीने तक रख सकता है। अगर एम्प्लॉय दोबारा लेने आ जाते हैं तो वो दोबारा, या कंपनी दोबारा ऑफर देना चाहती है तो उन्हीं शेयर्स को दोबारा ऑफर में दिया जा सकता है। एक्सेप्शन, व्हेन कैन ट्रांसफर ऑफ मार्केट बिफोर 6 मंथ, तो वो 6 महीने से पहले भी कर सकता है। ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय परसुएंट टू स्कीम, अगर स्कीम का टाइम ही हमने लिखा हुआ था। अगर सेबी का कंपनी का टेक ओवर हो रहा है तो टेक ओवर में कोई कंपनी के शेयर लेना चाह रहा है तो उनको दे सकता है। बायबैक और डीलिस्टिंग में भी वो शेयर वापस जाएंगे। अगर कंपनी बायबैक करती है, डीलिस्टिंग करती है, तो ट्रस्टी के पास जो शेयर पड़े होते हैं वो वापस भी दिए जा सकते हैं। कोई भी ट्रेडिंग सेकेंडरी मार्केट में नहीं होगी एक्सेप्ट जो शेयर स्टॉक एप्रिसिएशन राइट के लिए या जनरल बेनिफिट स्कीम के लिए दिए गए थे, तभी वो बेचेगा। ये नहीं कि रोज रोज की बाइंग सेलिंग और ट्रेडिंग करनी शुरू कर दे जो उसके पास शेयर्स पड़े हैं। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, नो ट्रेडिंग सेलिंग इन सेकेंडरी मार्केट एक्सेप्ट कैशलेस एक्सरसाइज बाय एम्प्लॉय, SAR एम्प्लॉय स्टॉक एक्शन परचेज स्कीम। इमरजेंसी में, अब मान लो किसी की रिटायरमेंट हो गई या डिसेबलमेंट हो गई या किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई तो उसको पैसा देना है तो वो शेयर बेच सकता है। कंपनी बायबैक ला रही है, डीलिस्टिंग करा रही है, टेक ओवर कोड में ओपन ऑफर आ रही है तो उसमें वो शेयर्स दे सकता है। कोई लोन लिया था तो रीपे करेगा, जो कंपनी से लोन लिया था। स्कीम ही खत्म हो गई तो फिर वो सारे शेयर बेच देगा। ट्रस्टी पर PIT रेगुलेशन, PIT रेगुलेशन की फुल फॉर्म है प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। सेकंड बुक में पूरा चैप्टर है आपका इस नाम से, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। वो ट्रस्टी पर भी अप्लाई रहेगी, मतलब वो कंपनी की इंटरनल इंफॉर्मेशन के बेस पर कोई अपनी और ट्रेडिंग नहीं कर सकते वो। यहाँ तक आओ, मैंने बुक का काफ़ी कुछ यहाँ पर कर दिया है, सिंपल जो था। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी। रेगुलेशन 4 कहता है कि एलिजिबिलिटी मतलब किसको ये मिलने चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? कंपनी एक कमेटी अपॉइंट करेगी, कंपनसेशन कमेटी, वो डिसाइड करेंगे कि किसको कितने मिलने हैं। जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में एग्जांपल दिया था, MD को अलग मिले, डायरेक्टर को अलग मिले, मैनेजर्स को अलग मिले, सबको अलग अलग क्वांटिटी की ऑफर मिलती है। अगर नॉमिनी डायरेक्टर है, हमने पहले भी लिखा था, तो नॉमिनी डायरेक्टर को मिल सकते हैं अगर जब हमने उसको रखा था उसके कॉन्ट्रैक्ट में ये हमने लिखा हुआ था, और वो एम्प्लॉई एज अ नॉमिनी डायरेक्टर की कैपेसिटी में है, वो लेगा।
बट मैंने आपको बोला था वो रेनाउंस नहीं करेगा। रेनाउंस मतलब जो एम्प्लॉय को शेयर दिए गए हैं वो अपने बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आगे ट्रांसफ़र नहीं करेगा, वो उसी के पास रहेंगे। इंस्टीट्यूशन जो भी डायरेक्टर को अपॉइंट कर रही है तो वो अपनी टर्म्स एंड एग्रीमेंट में लिख कर देगी कि क्या इसको ईसॉप मिल सकते हैं या नहीं, और वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी आगे बोर्ड के पास जाएगी, स्टॉक एक्सचेंज के पास डिटेल्स जाएंगी सारी। कंपनसेशन कमेटी, कंपनसेशन कमेटी ये आपको रीड पर रखनी है। कंपनसेशन कमेटी बनेगी जैसे नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी कंपनी लॉ में बनती है, ऑडिट कमेटी बनती है, तो इस तरह से ये कमेटी बनेगी। वो डिसाइड करेंगे कि किसको कितने ईसॉप देने हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके मेंबर होंगे। नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी के कोऑर्डिनेशन में ही चलेगी ये, वो सारी डिटेल्स फॉर्मूलेट टर्म्स डिसाइड वो करेंगे। पॉलिसीज़ प्रोसीजर सारे लॉज को फॉलो करके वो एक पॉलिसी बनाएंगे कि किस तरह से ये स्कीम चलनी है। शेयर होल्डर अप्रूवल हमने कहा था, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगी, उसमें सारी डिटेल्स जाएंगी, ट्रस्टी पहले से अपॉइंट हो जाएगा, उसकी वोटिंग होगी, और शेयर होल्डर का अप्रूवल लिया जाएगा। सेकेंडरी एक्विजिशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम, अगर सेकेंडरी एक्विजिशन है तो उसका भी अप्रूवल लिया जाएगा, स्पेशल रेजोल्यूशन में मेंशन होगा, वो ट्रस्टी को ऑथराइज किया जाएगा उसमें। तो ये सब आपने रीड पर रखने हैं, इसमें कुछ ज़्यादा आपने नहीं करना शेयर होल्डर अप्रूवल का। वेरिएशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या कंपनी ने जो ऑफर दी थी उसको बाद में कुछ चेंज कर सकती है। मान लो कि 1000 शेयर दिए थे एट द रेट 300, तो क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकती है या प्राइस कम ज़्यादा कर सकती है अगर एक बार ऑफ़र दे दी तो? यस, कर सकती है, बट वो ऑफ़र एम्प्लॉय के फेवर में होनी चाहिए, अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। एम्प्लॉय के फेवर में कब होगी? जब ऑफ़र प्राइस कम कर दिया या बढ़ा दिया। ऑब्वियसली कम कर दिया, अगर प्राइस बढ़ा दिया तो वो एम्प्लॉय के फेवर में नहीं है, महंगे शेयर मिल रहे हैं उसको। ऐसे ही क्वांटिटी जो ऑफर की गई थी, नंबर ऑफ शेयर बढ़ा दिए तो एम्प्लॉय के फेवर में है, कम कर दिए तो फेवर में नहीं है। तो कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास दोबारा शेयर होल्डर को कराना पड़ेगा। मान लो एक कंपनी ने आज डिसाइड किया था हम 1000 शेयर ईच टू एम्प्लॉय देंगे एट द रेट 500, बाद में लगा कि नहीं मार्केट में शेयर प्राइस ही कम हो गया है या हमें और प्राइस कम करना है, तो आप 500 वाला प्राइस 400 कर सकते हो, 1000 वाले शेयर 1100, 1200, 1500 कुछ भी कर सकते हो। वो अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, आपको दोबारा एसआर पास कराना पड़ेगा। अगर कंपनी को कोई रेगुलेटरी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कोई लीगल अथॉरिटी ने बोला है या कहीं गलती हुई है रेगुलेटरी प्रॉब्लम की, तो फिर उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं कराना, वो डायरेक्टली भी हो सकता है अगर किसी लीगल कंप्लायंस के कारण कोई चेंजेस करने पड़ रहे हैं तो। ये दो चीज़ें आप नोट कर लेना, करनी है आपको, बाकी आगे का आपको ज़्यादा रीड पे ही रखना है। बहुत सारा कंटेंट है जो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, बट अब क्या करें, डला हुआ है तो इम्पोर्टेंट वाला मैं आपको बताता जा रहा हूँ। सिर्फ क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या टर्म्स वेरी हो सकती हैं, ये इम्पोर्टेंट है, कर लेना। ये देखो मैंने यहाँ लिख भी दिया है, company cannot change any terms of ESOP except by SR and terms cannot be unfavorable to employee, can change only in favor of employee। मान लो प्राइस है तो रिड्यूस हो सकता है, क्वांटिटी है तो बढ़ सकती है, ये मैंने आपको लिख दिया है। मैं आगे इसमें एक पॉइंट और लिख देता हूँ, if terms are being changed due to कोई सेबी ने ही चेंज कर दिया या सेबी का ऑर्डर आ गया, नो नीड फॉर एसआर, फिर जनरल मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाइंडिंग अप द स्कीम, वाइंडिंग अप होगी, पहले से हमने दिया हुआ होगा, तो जो ट्रस्टी के पास शेयर्स हैं, बचे हुए शेयर हैं, वो वापस लिए जाएंगे, जो लोन दे रखा था वो वापस लिया जाएगा।
दिस इज बाइंडिंग ऑफ स्कीम। ये भी कुछ खास नहीं करना है। ये नॉन ट्रांसफरेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। जिस एम्प्लॉय को ये ऑफर मिली है वही लेगा, वो आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। जैसे राइट इशू में आपने पढ़ा था रेनाउंस हो जाते हैं, कि अगर शेयर होल्डर को राइट नहीं लेना तो वो आगे रेनाउंस कर सकता है, वो किसी और को दे सकता है। कंपनी लॉ में आपने पढ़ा होगा ये, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये जिस एम्प्लॉय को मिले हैं वही लेगा। अगर वो नौकरी छोड़ के चला गया तो लैप्स हो जाएंगे, निकाल दिया गया तो लैप्स हो जाएंगे। हाँ, अगर जेन्युइन कारण से निकाला जा रहा है, कंपनी की मजबूरी से निकाला जा रहा है तो दिए जा सकते हैं। अगर नेग्लिजेंस से जा रहा है तो वो लैप्स हो जाएंगे। सेकंड, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके लीगल हायर को मिलेंगे। डिसेबल हो जाता है तो भी मिलेंगे, बट वो ऑफर को आगे किसी को नहीं दे सकता कि चलो मैं नहीं शेयर ले रहा तो मैं ये ऑफर को सेल कर दूं, डिनाउंस कर दूं। ऐसा नहीं होगा। किसी को गिफ्ट नहीं कर सकता, उसके अगेंस्ट कोई लोन नहीं ले सकता। यहाँ पर दिया हुआ है एसआर और एनी बेनिफिट ग्रांटेड टू एम्प्लॉय अंडर रेगुलेशन शेल नॉट बी ट्रांसफरेबल टू एनी पर्सन। No person other than employee whom option SAR other benefit granted shall be entitled to benefit arising or other benefit, provided that in ESOP SAR subject to applicable company or trustee may fund permit empaneled stockbroker to make suitable arrangement to fund employee for payment of exercise price। मतलब अगर मान लो कंपनी शेयर होल्डर के एम्प्लॉय के पास पैसे नहीं है तो वो लोन दे सकती है कंपनी, ये अलाउड है अपने शेयर खरीदने के लिए। अदरवाइज कंपनी लॉ में आपने जब पढ़ा था तो सेक्शन 67 में आता है कि कंपनी अपने शेयर खरीदने के लिए पैसा नहीं दे सकती, लोन नहीं दे सकती, बट ये एक एक्सेप्शन है, अपने एम्प्लॉयज़ को दे सकती है कंपनी लोन ताकि वो शेयर्स खरीद सके। और वो टैक्स ऑब्लिगेशन पूरे आएंगे और वो सारा लोन जब वो शेयर बेचे जाएंगे तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। कोई भी प्लेज नहीं होगा, हाइपोथिकेट नहीं होगा, मॉर्गेज नहीं होगा। जैसे मेरे पास मान लो 1000 शेयर्स हैं, 500 में मिल रहे हैं, मार्केट में चल रहा है रेट 1000। मैं कहूँ कि ये ऑफर मेरे को 1 साल बाद वेस्टिंग पीरियड है, शेयर मिलेंगे, तो मैं अभी किसी से लोन ले लूँ, मैं आपको कहूँ कि मुझे लोन दे दो, 1 साल बाद मुझे पैसा मिलेगा, मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा और ये मैं आपको गिरवी रख देता हूँ, ऑप्शंस जो मेरे पास हैं, वो अलाउड नहीं है। अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसके सारे के सारे ऑप्शन उसके लीगल हायर को उसी टाइम मिल जाएंगे, फिर वेस्टिंग पीरियड तक भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर परमानेंट इनकैपेसिटी हो जाती है ड्यूरिंग जॉब तो भी उसको मिलेंगे उसी टाइम। अगर रिज़ाइन या टर्मिनेट कर गया तो एक्सपायर हो जाएंगे, नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लग रहा है, कंपनसेशन कमेटी को लग रहा है, तो वो अलाउ कर सकते हैं, वो उनके ऊपर रहेगा कि देने हैं या नहीं देने। इन इवेंट ऑफ दैट, अगर मान लो अब एम्प्लॉई किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र हो रहा है, ग्रुप कंपनी है या एसोसिएट कंपनी है, तो वो कंटिन्यू रहेंगे, उसको वहाँ पर मिलेंगे। ऐसे ही कंपनी का अगर मर्जर अमलगामेशन हो जाता है कोई, तो उस केस में भी वो एम्प्लॉई वो लैप्स नहीं होंगे और वो उनकी एंटाइटलमेंट रहेगी, और ना ही इस कारण से कोई पीरियड बढ़ाया जाएगा। मान लो 1 साल बाद ऑप्शंस मिलने थे, 6 महीने में अमलगामेशन हो गया, तो दोबारा से 1 साल शुरू नहीं होगा, वो 6 महीने पहले से एडजस्ट होंगे। तो ये मैंने नोट किया रहा हुआ है, आप अपने लिए याद रखोगे। देखो, कंडीशंस फॉर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कैन नॉट ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, रेनाउंस नहीं कर सकता, प्लेज मॉर्गेज नहीं कर सकता। ओनली एलिजिबल एम्प्लॉय को ही मिलेंगे। ड्यूरिंग वेस्टी पीरियड वो ना तो रेनाउंस करेगा, अगर रिज़ाइन टर्मिनेट हो जाएगा तो फॉरफिट हो जाएंगे, अगर एक्सरसाइज नहीं किए तो भी फॉरफिट हो जाएंगे, अगर डेथ हो गई तो लीगल हायर और नॉमिनी को मिलेंगे, परमानेंट इनकैपेसिटी हो गई तो भी फिर उसको मिलेंगे। लीगल हायर की तो यहाँ जरूरत ही नहीं है, वो जिंदा है, सिर्फ डिसेबिलिटी हो गई है, वो काम नहीं कर सकता, तो ऐसी सिचुएशन में भी उसको मिलेंगे। अगर एम्प्लॉय एसोसिएट कंपनी में ट्रांसफ़र हो गया तो भी उसको मिलेंगे, और अगर उसने पहले होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी ज्वाइन की थी। तो इसमें मैं अमलगामेशन मर्जर वाला पॉइंट और लिख देता हूँ जो नई रेगुलेशन में ऐड हो गया है। या मर्जर ETC एम्प्लॉय
shall get all benefits। नॉमिनी डायरेक्टर की भी देखो स्लाइड बनी हुई है। यहाँ पर अगर नॉमिनी डायरेक्टर से क्वेश्चन आ जाता है तो ये भी आप की नोट लिख सकते हो शॉर्ट में अपने पास, ESOP टू नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर कौन होता है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। यस, कैन बी ऑफर्ड इफ ही वाज इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट में था बट वो डायरेक्टर रिनाउंस नहीं करेगा अपने इंस्टीट्यूशन के लिए, और उसकी कॉपी स्टॉक एक्सचेंज को फाइल होगी, जो भी हमने ये टर्म्स डिसाइड की थी। बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। यहाँ पर अब ये सारी इंपॉर्टेंट की टर्म्स आपकी हो गई। यहाँ पर लिस्टिंग, ऑब्वियसली जो शेयर इशू होंगे वो लिस्ट होंगे। जैसे ही एम्प्लॉय एक्सरसाइज करेंगे तो वो बेच कहाँ पाएंगे? वो लिस्टिंग होगी। तो सिर्फ यही है यहाँ पर, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं करना। अनलिस्टेड कंपनी है तो जब वो IPO आएगा तो उसके बाद उनको लिस्ट कराएगी। अगर अनलिस्टेड कंपनी ने दे रखे थे पहले से ESOP, जैसे फ्लिपकार्ट ने दे रखे हैं, तो अगर वो पब्लिक इशू लाता है तो उसको लिस्ट कराने पड़ेंगे। कंप्लायंस एंड कंडीशंस, नो कंपनी शैल मेक फ्रेश ग्रांट इन्वॉल्व ट्रांसफर एम्प्लॉय अंडर स्कीम फॉर्मेट IPO प्रायर टू लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर। ये कुछ नहीं करना, आप छोड़ देना, इनको नहीं करना कुछ भी। सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑडिटर लेना पड़ेगा, सेक्रेटेरियल ऑडिटर का सर्टिफिकेट जाएगा कि लीगल कंप्लाइंस हुई है कि नहीं, ये रीड पर रख लेना। डिस्क्लोजर्स कुछ नहीं करना। अकाउंटिंग पॉलिसीज कंपनी एक्ट के सेक्शन 133 के हिसाब से होंगी। गाइडिंग नोट्स, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हैं वो सारे फॉलो किए जाने चाहिए। नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, जनरल है, सब में कॉमन है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कीम। इसका क्या मतलब है देखो एक बार। पार्ट ए में दे रखे हैं ESOP के बारे में, या ESOS। प्लान की जगह वर्ड स्कीम है यहाँ पर। तो ESOS शेल कंटेन डिटेल्स, ये सेम है, ESOP है या ESOP। हम पुरानी आदत पड़ी हुई है ESOP बोलते हैं, तो ESOS नाम लिया जा रहा है यहाँ पर बार बार। तो इसमें शेड्यूल 1 में रेगुलेशंस में डिटेल दे रखी हैं, वो प्रोफेशनल लेवल पर हैं, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करनी। प्राइसिंग फ्री टू डिटरमाइन, किस रेट पर देने हैं, कंपनी के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे आपने स्वेट इक्विटी में तो देखा था, फॉर्मूला था स्टॉक मार्केट में, जो क्लोजिंग प्राइस है उसकी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस वगैरह लेके था, बट यहाँ पर कोई ऐसा प्राइसिंग फार्मूला नहीं है। वेस्टिंग पीरियड मिनिमम 1 ईयर होगा, ये मैं पहले ही लिखवा चुका हूँ। अगर कंपनी का मर्जर अमलगामेशन हो गया तो उनको मिलेगा और एडजस्ट हो जाएगा, उनका वेस्टिंग पीरियड आगे नहीं जाएगा। मान लो आज किसी कंपनी को ने ऑफर कर रखी थी कि 1 साल बाद एम्प्लॉयज़ को ESOP मिलेंगे, 4 महीने बाद कंपनी का मर्जर हो गया, तो नई कंपनी में जाकर क्या दोबारा नया साल शुरू होगा? नो, वो एडजस्ट हो जाएंगे 4 महीने। ये ध्यान रखना, ये वही बातें आ रही हैं सारी। अगर उसकी डेथ और परमानेंट इनकैपेसिटी हो गई तो मैंने देखो यहाँ स्लाइड में भी लिखा है ऑन द डेट उसको मिल जाएंगे, वो डेट पोस्टपोन नहीं होगी, आगे नहीं जाएंगे। देखो यहाँ पर मैंने भी आपको लिखवाया हुआ है, अगर डेथ हो गई, परमानेंट लीगल हायर हो गई, तो यहाँ पर रह गया था, मैंने पढ़वाया था आपको, लिख देता हूँ, बुक में तो पढ़ा था। ऑन, ये दोनों केसेस में एलिजिबल है इवन बिफोर वेस्टिंग पीरियड, ये आप लिख लेना साथ में, वैसे हमने बोलते टाइम तो पढ़ा ही था। लॉक इन पीरियड क्या जरूरी है? नहीं, वर्ड है में स्वेट इक्विटी में 3 साल का लॉक इन आता है, बट यहाँ पर लॉक इन नहीं है, ऑप्शनल है, कंपनी लॉक इन करना चाहे तो लॉक इन लगा सकती है। राइट ऑफ ऑप्शन होल्डर, उसके पास, ये मैंने पहली क्लास में सारी बातें कर ली थी कि उसको कोई डिविडेंड वोटिंग राइट कब तक नहीं मिलेगा? जिस दिन ऑप्शन मिल गए उससे वेस्टिंग पीरियड तक, उसके बाद मिलेगा। मतलब डेट ऑफ ऑफर, मतलब उसको
ऑप्शन मिली है 1 जनवरी 21 को और एक्सरसाइज वो करेगा सपोज 1 जनवरी 22 को, तो इस बीच में कोई डिविडेंड या वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, इसके बाद ही मिलेंगे अगर उसने उनको एक्सेप्ट कर लिया तो। अगर वो एक्सरसाइज नहीं करता ऑप्शंस को तो क्या होगा, फॉरफिट हो जाएंगे। ये हमारी पहले भी स्लाइड में आ गया था। अगर पहले से उसने कुछ एडवांस दे रखा था तो वो रिफंड हो जाएगा, उसको वो रिफंड हो सकता है, अगर वो क्या टर्म्स थी उसके हिसाब से ही डिपेंड करेगा। नेक्स्ट ESPS आ रहा है, सेम वही लॉक इन, कंपनी की मर्जी है अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से। एक मिनट, यहाँ पर मैं डिटरमाइन द प्राइस, सॉरी ये प्राइस ऑप्शनल है और लॉक इन 1 ईयर के लिए रहेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट प्रोवाइडेड दैट इन केस शेयर अलॉटेड बाय कंपनी। हाँ, ये 1 साल का लॉक इन यहाँ पर है, ESPS में लॉक इन आ रहा है तो 1 साल का लॉक इन पीरियड रहेगा। हाँ, अगर कंपनी मर्जर अमलगामेशन हो जाता है तो लॉक इन पीरियड एक्सटेंड नहीं होगा, वो एडजस्ट हो जाएगा। डेथ और इनकैपेसिटी पे सेम आ जाएगा, पब्लिक इशू का था तो कोई लॉक इन नहीं होगा। मतलब पब्लिक इशू दो तरह से ESPS में बात आ रही है। मैं इसकी ना आपको एक स्लाइड बना देता हूँ, रुको। ESOS, ESPS, SAR, जनरल, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर टर्म्स, प्राइस, प्राइस में हमने क्या पढ़ा, कंपनी इज फ्री, यहाँ पर भी सेम। वेस्टिंग पीरियड यहाँ पर क्या था, 1 ईयर, मिनिमम 1 ईयर है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। फिर हमने पढ़ा था लॉक इन, ऑप्शन 2 कंपनी, लॉक इन लगाए कि नहीं लगाए। यहाँ पर इफ पार्ट ऑफ IPO नो लॉक इन, अगर IPO के बाद दिया है, इफ आफ्टर IPO 1 ईयर लॉक इन, फिर ये 1 ईयर का लॉक इन हो जाएगा। अब आगे आओ, यहाँ पर एक चीज़ और लिख देता हूँ, इफ कंपनी का मर्जर हो जाता है, अमलगामेशन हो जाता है, तो यहाँ पर तो लॉक इन था ही नहीं, यहाँ पर लॉक इन इज एडजस्टेड नॉट इंक्रीज्ड, बढ़ाया नहीं जाएगा। तो एग्जामिनर ऐसा भी कुछ फंसाना चाहें तो, नहीं आएगा वैसे क्वेश्चन तो, बट फिर भी मैं करना चाह रहा हूँ कि कहीं फंसो मत। इसमें और कोई चीज़ रह गई है तो मैं फिर अब बना ही देता हूँ ना। ये तो पहले ही आ चुकी हैं चीज़ें पिछली स्लाइड में, दोबारा रिपीट। SAR पर आते हैं। SAR में भी डिटेल्स होंगी सारी, उसी के हिसाब से सारा सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा जो भी प्रॉमिस किया गया था। कंपनी फ्री है कि किस तरह से वो सेटल करे उनको, कब क्या प्रॉफिट देगी, कैसे देगी, कब बेचेगी, कितना पीरियड रखेगी, सारा कुछ सेम है।
वेस्टिंग 1 ईयर ही रहेगा, और अगर कंपनी मर्जर अमलगामेशन हो गया तो एडजस्ट हो जाएगा, डेथ हो गई तो उसको सेम डे पर मिल जाएगा। कोई डिविडेंड वोटिंग राइट नहीं मिलेगा जब तक उसको तो मिलना ही नहीं है, शेयर तो मिल ही नहीं रहे, सिर्फ उसको प्रॉफिट मिल रहा है, तो डिविडेंड वोटिंग राइट उसको नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पर प्राइस कंपनीज फ्री और एसएआर में वेस्टिंग पीरियड 1 ईयर है, ये भी रहेगा, ये भी, इसमें 1 ईयर नहीं रहेगा, इसमें वेस्टिंग पीरियड नहीं है, पब्लिक इशू के टाइम पर ही मिल रहे हैं तो। और लॉक इन वाली यहाँ पर कोई सिचुएशन ही नहीं है, लॉक इन होता ही नहीं क्योंकि शेयर ही नहीं मिल रहे, ये सेम है। और अगर डेथ और इनकैपेसिटी है, कैपेसिटी, तो ये सेम चलेगा, कैन एक्सरसाइज एनी टाइम आफ्टर दैट डेट, वो डेट जो उसकी डेथ हुई तो उसके लीगल हायर आ जाएंगे या जो भी होगा, सेम यहाँ पर, सेम यहाँ पर, तो रिटेन करना आसान हो जाएगा। जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम डिटेल्स आएंगी, मार्केट वैल्यू कंपनी की, जो शेयर ऑफ द कंपनी लिस्टेड शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ बुक वैल्यू ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ फेयर वैल्यू टोटल असेट ऑफ द कंपनी विच अपीयरिंग लेटेस्ट बैलेंस। मतलब कंपनी जो वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर तो 5% की लिमिट है ही है, शेयर्स ऑफ कंपनी लिस्टेड ऑफ इट्स लिस्टेड होल्डिंग कंपनी shall not exceed 10% of book value or market value or fair value of the total asset whichever is lower। तो यहाँ पर 5% की लिमिट के साथ एक वैल्यू की लिमिट और लगा दी गई है कि 10% कंपनी की जो मार्केट वैल्यू चल रही है उससे ज़्यादा का नहीं होगा, सेक्रेटेरियल ऑडिटर वेरीफाई करेगा। रिटायरमेंट बेनिफिट सेम वही 10% का बुक वैल्यू की लिमिट आ गई यहाँ पर, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर प्राइस नहीं आएगा, यहाँ पर लिमिट है, लिमिट ऑन इशू 10% ऑफ बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू, और एक तीसरी चीज थी टोटल असेट, और यहाँ पर भी ये सेम है, ये लिमिट रहेगी। बाकी इसमें लॉक इन वगैरह होता नहीं क्योंकि शेयर तो मिलते ही नहीं है यहाँ पर सीधे सीधे उनको दे दिए जाते हैं, तो लॉक इन वाला कोई फंडा यहाँ पर नहीं चलेगा। सेक्रेटेरियल ऑडिट रहेगा। रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी क्या रहेगा कि एक तो वो इनकी सारी कंप्लाइंस की रिपोर्ट दे रहा है, रिसिप्ट ऑफ मनी की दे रहा है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी आई है कि नहीं, इसकी पूरी डिटेल्स जाएंगी। दिसंबर 21 में देखो क्वेश्चन आया हुआ है, इसको ख़त्म करने से पहले ये क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन प्रोविजन ऑफ प्राइसिंग वेस्टिंग पीरियड कंसिक्वेंस ऑफ फेलियर ऑफ एक्साइज, मिलाकर उन्होंने ई सॉप का दे दिया। तो प्राइसिंग क्या है, कंपनी इज़ फ्री, वेस्टिंग पीरियड मिनिमम 1 ईयर, अगर एक्सरसाइज नहीं करता तो लैप्स हो जाएंगे, फॉरफिट हो जाएंगे, वो ट्रांसफरेबल नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन आया है, शेयर बेस्ड बेनिफिट रेगुलेशन शेल अप्लाई टू एनी कंपनी वेदर लिस्टेड और नॉट ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया और स्कीम कमेंट ऑन स्टेटमेंट। तो यहाँ पर अनलिस्टेड कंपनी पर ही एप्लीकेबल नहीं है, हाँ अगर अनलिस्टेड कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है, अगर उसमें ईएसपीएस साथ में लेकर आना चाहती है तो एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये रेगुलेशन आर एप्लीकेबल ओनली फॉर लिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी के लिए कंपनी लॉ का प्रोविजन चलेगा, अगर अनलिस्टेड कंपनी पब्लिक इशू ला रही है, आईपीओ ला रही है और उस टाइम पर साथ में देती है तो फिर ये रेगुलेशन साथ में अप्लाई हो जाएंगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है, देखो 2 क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं और 100% क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर आएगा। तो अब आपको मैं स्लाइड्स बड़ी कर देता हूँ, आप नोट कर लो फिर एंड करें इसको। हमने आज यहाँ से स्टार्ट किया था, तो आपको मैं एक बार फुल स्क्रीन दे रहा हूँ।
जो भी आपको लगेगा तो पॉज करके आप लिख सकते हो। नंबर 1, नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल था। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये तो एग्जाम्पल है। ये नेक्स्ट, ये लास्ट में जो हमने थोड़ा सा अपने आपको कोई और पॉइंट ऐड करना हो तो अपनी रेफरेंस के लिए आप नोट कर सकते हो। थोड़े से नोट्स खुद भी बनाओ, टोटल डिपेंडेंसी मुझ पर मत रखो, जितने हैं मैं बनवा देता हूँ। अभी तक तो आप इतना टीचिंग में समझ ही गए होंगे कि मैं सिर्फ बुक रीडिंग में बिलीव नहीं करता, साथ साथ लिखो, लिखने की प्रैक्टिस भी होती है और क्लैरिटी भी होती है सेल्फ नोट्स जितने बनाओगे। कई बच्चों को नहीं पसंद आता, वो सबका अपना अपना टेस्ट है। किसी को वही बुक रीडिंग ही अच्छी लगती है कि टीचर आए, स्लाइड खोल दे, बुक पढ़ा दे, बाद में पता चलता है जब एग्ज़ाम में लिखने के घोड़े खुल रहे होते हैं दिमाग के, कुछ काम नहीं कर रहा होता। और 90% यही हो रहा है, आप टीचिंग में देख रहे हो कि बुक खोली जाती है, हाईलाइट करा दिया जाता है या स्लाइड खोल के पढ़ा दी जाती है, अब बाद में पता चलता है एग्ज़ाम में लिखना क्या था पता ही नहीं था हमें। तो कई बच्चों को ये स्टाइल पसंद नहीं आता, उनको लगता पता नहीं क्या है, बट बाद में पता चलेगा जब एक बार एग्ज़ाम दे लेंगे। उनको टाइम वेस्ट में भी लगता हो, बट मैं जो अपनी तरफ से मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि जब तक आप खुद नहीं लिखोगे तब तक काम नहीं चलेगा। बचपन में भी मम्मी पापा लिख लिख के याद करवाते थे। आप कोई सुपर ह्यूमन नहीं हो कि आपको स्लाइड खोली जाए और पढ़ा दिया जाए। वो तो एक प्रवचन है, सुन लो। गीता रामायण के कितने प्रवचन चलते रहते हैं, कितने इम्प्लीमेंट कर पाते हैं हम लाइफ में। सुने और निकल गए दिमाग में। और जब आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो पहले अपना एक उसका क्रक्स तो निकालोगे ना, वो लैंग्वेज क्या है। और यहीं हम गलती करते हैं कि हमें बहुत एंटरटेनिंग वो क्लासेस लगती हैं कि टीचर पढ़ाता जा रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, डांस कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, वी आर एन्जॉइंग। अब हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, लिखवा रहे हैं, फालतू की बकवासबाजी नहीं हो रही तो क्लास में भी बोरिंग लगती हो, तो हम उसका कुछ इलाज नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। सबकी आइडेंटिटी है, सबका नेचर है, सबका स्टाइल है, किसी को पसंद आए किसी को पसंद ना आए, तो उसमें हम हर एक आदमी के लिए हिसाब से तो चल ही नहीं सकते। मैं ये जानता हूँ जिस तरीके से बेस्ट रिजल्ट आया है वो तरीका मैं अडॉप्ट करूँ, ना कि पैसा कमाने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए क्राउड बैठाऊँ मैं कि बच्चा खुश रहे, उसको बहुत बढ़िया लगता रहे, बाकी फेल होगा पता चलेगा बाद में। वो बदुआएं मुझे नहीं लेनी, मेरा काम है जो मैंने 100% पूरा करना है वो कर दिया। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर। टेक केयर, बाय बाय।